बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाविद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया है, मगर आवाम को अब उन पर कोई भरोसा नहीं है। तो दूसरी जानिब महसन इकबाल साहब की जानिब से बानी PTI को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि मुल्क अदम इस्तेकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, महसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया है कि जो हुकूमत है वो 5 साल पूरे मुकम्मल करेगी और जो मुल्क है अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबसे पहले जी, जहाँ दुनिया भर में आज ईद उल अज़हा मनाई गई, उन सब को मेरी तरफ से और तमाम हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला जो हज पे गए लोग, उनकी अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए। जो नहीं जा सके, अल्लाह ताला उनको भी लेके जाए और सबकी जो कुर्बानियाँ हैं और इबादत हैं उनको कबूल फरमाए। और कल यहाँ पे पाकिस्तान में और कई ममालिक में ईद है, तो एक पेशगी ईद मुबारक सबको। अच्छा, 2-3 ये तो रूटीन के बयानात वगैरह सामने आए हैं, और ईद के बाद ईद के दिनों में देखें कि सियासत मुल्क की किस तरफ जाती है। लेकिन इस दौरान जो 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं दुनिया में जो कि बड़ी यानी इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बगावतें या कोई गैर मामूली वाक़यात जन्म ले रहे हैं। और उन पे बात करने से पहले एक जो मेरे ख़्याल से हमें इज्तिमाई तौबा और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो वाक़या ये ऊँट के साथ जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया, और एक माशरे की जो जहाँ पे पहुँचे हुए हैं कुछ लोग, सारे तो नहीं, इस पे बहुत शदीद रिएक्शन है लोगों का और बहुत दुख का इजहार हो रहा है तमाम मुल्क में और मुल्क से बाहर भी। लेकिन ये है कि वो चंद लोग जो हैं ऐसे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, जो इसको सियासत से हट के देखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। ये इस तरह का जहन इस माशरे में एग्जिस्ट करता है। ये जानवरों के साथ ही नहीं, ये इंसानों के साथ भी, ये बच्चों के साथ भी, ख़वातीन के साथ भी, ये हर तबके के साथ। तो और ये भी नहीं कि वो कोई वाक़या ऐसा झगड़ा हो रहा हो कि जानवर बीच में आ गए, लोग बीच में आ गए, उसको बाकायदा उस पर जुल्म हो रहा है और साथ उसके वीडियो। और ये मैंने आपसे कहा ना कि ये लोगों को भी जब कभी वो कोई डाकू या चोर बना के या किसी और इल्ज़ाम के ऊपर तौहीन रसालत के हवाले से ऐसे, और तो लोग उस पर जो है वो तशद्दुद हो रहा होता है इंसानों पे भी, और लोग वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं। तो बस एक ऐसा वाक़या है जिस पे बड़ा शदीद रद्द अमल आया है पूरे माशरे की तरफ से, और मैंने वही कहा कि बस हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और औरतों के कमेंट्स नहीं हैं। ये जो वाक़यात 2-4 वाक़यात ऐसे हैं जिनको मैं एक तो वाक़या ऐसा है जिसको मेरे ख़्याल से बगावती में कहूँ तो शायद बेहतर है, क्योंकि उसके अभी तक वो समझ नहीं आया कि वो हुआ क्या है। लेकिन उसका जो उसकी जो अलामात और बयानात और जो जिस तरह से वो चीज़ सामने आई है, आ रही है, उसका नक्शा उभर के यूँ लगता है कि इसराइल में फ़ौजी बगावत हो गई है। और उसमें नेतन्याहू साहब जो हैं वो उनको कहीं उठा के फेंक दिए। अच्छा, मैं अलामती तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उठा के फेंक दिए, मतलब वो कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनका वो बिल्कुल वो बगावत ही समझे उसको, नहीं बस फेंक दिया उठा कर उनकी तरफ। और ये जो है ये मामला हुआ है अमेरिका यानी सेंटकॉम और ज़ाहिर है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और बराह रास्त इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के दरमियान। इसके अभी खदोखाल वाज़े होंगे कि ये क्या हुआ है, हो रहा है वहाँ पे, लेकिन हो कुछ ज़रूर रहा है। और बड़ा यानी मैंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि क्या तख्ता उलट दिए नेतन्याहू का, उसको उठा के फेंक दिए, कोई बगावत हो गई है वहाँ पे।
और वो हुआ ये है कि देखें, एक तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने 31 तारीख को अपना प्रोग्राम, अपना प्लान पेश किया था 3 स्टेजेस में, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये नेतन्याहू ने इस पे एग्री किया। अच्छा, नेतन्याहू साहब जो है वो एक, उनका मामला ये है कि वो अमेरिका के सामने कुछ, फ्रांस के साथ कुछ, उनके लोग पहुंचते हैं कतर में तो कुछ, अपनी पब्लिक को कुछ, हज़ारों लोग उनके लाखों सड़कों पे हैं कई महीनों से। एक गैर मकबूल तरीन करप्ट शख्स जिसको जेल में जाना था, एक इंतहा पसंद शख्स जो इससे पहले ही जिसके दामन पे बेगुनाहों के कत्ल के छींटे थे, वो आलमी अदालत ने भी उसको जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया, उसके वारंट। फिर उसके बाद जनाब अमेरिका जो एक उसका, यानी वो भी समझाते रहे। और ये मैं आपको पहले दिन से मैं बात कह रहा हूँ, ये केस में कमाल है लॉयड ऑस्टिन का, यानी उन्होंने पहले ही दिन ये बात की थी और बहुत कम ऐसा हुआ है। देखिए, ये लोग रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे अपनी जगहों से, मगर ये है कि इनकी जो बातें हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें रह जाती हैं। उस बंदे ने, पेंटागन ने, ये सबसे पहले कहा था कि ये स्ट्रेटेजी डिफीट होगी, ये ग्राउंड ऑफेंसिव मत करो। बड़ा अनहोना ये था सिलसिला कि जी फौज कह रही है कि ना करो, CIA चीफ मुज़ाकरात में इन्वॉल्व है, और वहां पे खुदा जाने कौन से हॉक्स बैठे हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं कि जंग करो। ये मैंने इतने सालों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कवर किए हैं, ये पहली दफ़ा देखा कि CIA पीस एग्रीमेंट पे बात कर रही है, CIA चीफ, और पेंटागन बात कर रही है, CIA चीफ। और पेंटागन जो है वो बाकायदा वहाँ पे जनाब वो जो इमदाद पहुँचाने के लिए वो जो साइप्रस से वो पियर वगैरह बना रहे हैं और फौजी उनके, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ, खैर बहरहाल अब जो हुआ पिछले 24 घंटों में, एक तो ये हुआ कि जो नॉर्थ इसराइल का जो सॉरी गज़ा का जो नॉर्दर्न इलाका है, वहाँ पे 2, और जो रफ़ा का इलाका और सैन, वहाँ पे 8, 2, 8 और ये हो गए 10 और 1, यानी 11 लोग ये वहाँ पे इसराइल के फ़ौजी वहाँ पे मारे गए। ये कोई जब से ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ है, एक दिन में सबसे बड़ी तादाद। एक तो पूरी गाड़ी उड़ा दी जिसमें 8 इसराइल के फ़ौजी थे। लेकिन जो बात बगावत वाली हो रही है जो मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि इसराइल की फ़ौज ने सुबह 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 11 घंटों के लिए फौजी कार्रवाई रोक दी, और उसको नाम दिया टैक्टिकल सीज फायर का। अच्छा, ये एक बड़ी एक नई बात है भाई, टैक्टिकल सीज फायर ये नहीं हो रहा था कंप्लीट सीज फायर, परमानेंट सीज फायर। उन्होंने कहा ये ज़रा थोड़ी सी अल्फाज का ज़रा चुनाव ऐसा रखें कि मतलब ज़रा थोड़ी सी इज्जत रहे, इज्जत बाकी रहे कि जो है वो, तो टैक्टिकल सीज फायर का ऐलान हो गया। अच्छा, फौज ने कर दिया ऐलान, और उन्होंने उसके साथ ही एक मैप जारी कर दिया जो उसका रूट है ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज। उन्होंने अच्छा, इसको टैक्टिकल सीज फायर का नाम दिया, फिर उसको ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज, एक नक्शा जारी किया उन्होंने। टाइम्स ऑफ पॉज जो है वो 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, और ये यूरोपियन हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद अल बयाक का इलाका, और फिर ये किरम शलोम, यानी इसको थोड़ा सा उन्होंने अपनी साइड से ये मैप जारी किया है, तो इसको ज़रा टेढ़ा करके देखना चाहिए कि हम अमूमन इसको इस तरह से देखते हैं। बहरहाल तो ये उन्होंने बहरहाल एक मैप जारी कर दिया कि सुबह, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमैनिटेरियन पॉज, ठीक है, जंग बंदी हो रहेगी 8 बजे से लेके 7 बजे शाम तक। और दूसरी उन्होंने बात ये की, अलामी में जारी बात ये की कि एक तो टैक्टिकल पॉज है, दूसरा ये है कि इस दौरान इमदाद शुरू हो जाएगी,
और आज आपको तस्वीर लोगों को शायद उन्होंने सोशल मीडिया पे या कहीं देखी हो कि वहाँ पे गज़ा में नमाज अदा की जा रही है, वहाँ पे ज़ख्मी और जो लोग बचे हैं ज़िंदा और बच्चे और वो नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीज़ फायर का ऐलान हो गया। इन्होंने टैक्टिकल सीज़ फायर का ऐलान कर दिया फ़ौज ने। अच्छा, अब ये पता नहीं ड्रामेबाजी है या क्या है, लेकिन नेतन्याहू साहब जो हैं उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी, बाकायदा इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जी हमने टैक्टिकल सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फौरी तौर पे इस्माइल हानिया ने उसकी हमायत कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो है हमास की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वही हो रहा है जो कि सदर बाइडेन का प्लान है और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, अब ये जो सारा किस्सा हुआ अचानक, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये मैं 11th स्लाइड यहाँ हम राइटर्स को कोट कर देते हैं। हमास रिस्पॉन्स टू गजा सीज फायर प्रपोजल कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल, उन्होंने तारीफ कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये जनाब वहाँ पर ये ऐलान हो गया और ऐलान होने के बाद जनाब नेतन्याहू साहब की आंख खुली, फौज ने ऐलान कर दिया सीज फायर हो गया। तो नेतन्याहू साहब, ये 9th स्लाइड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब यरूशलेम पोस्ट 9th स्लाइड, नेतन्याहू कहते हैं 11 आवर्स टैक्टिकल पॉज इन रफा इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, फौज ऐलान कर चुकी है, हो चुका है सारा कुछ, अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल। अब किए किसने? फौज ने कर दी है। मैंने कहा ना वो बगावत हो गई गालिबन, या क्या हो गई है ना, मतलब आर्मी ने कर दिया, फौज वो डायरेक्ट। और गैलेंट जो है वजीर दिफा, उनको बुला लिया है अमेरिका, वो वाशिंगटन जा रहे हैं और जनाब गुडी गुडी हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ कि उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी के जो वजीर हैं इंतहा पसंद बेन, उनकी आंख खुली। उन्होंने कहा ये क्या हो गया है? उन्होंने कहा जी वो तो सीज फायर हो चुका है। उसके बाद जनाब ये 10th स्लाइड, वो कहते हैं द इवल फूल हु मेड दिस डिसीजन मस्ट रिजाइन। 10th स्लाइड, द इवल फूल हु मेड दिस डिसीजन मस्ट रिजाइन। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ, तो ये तो अजीब तमाशा हो गया। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल उससे पहले साथ ही कह रहा है IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस अनाउंसेस डेली पॉज, 12th स्लाइड, डेली पॉज इन फाइटिंग अलोंग की साउथ रोड, इंक्रीज एड फ्लो, और ये सारा जो है। और फिर उसके बाद ये 13वीं स्लाइड, फार राइट मिनिस्टर्स ब्लास्ट डिल्यूजनल डेली पॉज, वो चीख पुकार चीख पुकार चीख पुकार। और ये जो है जनाब फिर उनकी फौज ने कहा नहीं जी जंग अभी हो रही है, हमने ये 12-11 घंटे का जो है ये रोक दिए जंग। और हमास वाले तारीफें किए जा रहे हैं। ये 14 स्लाइड इसराइल है, मैंने कहा ना वहाँ ऑलमोस्ट सेमी बगावत टाइप चीज़ हो गई है। गवर्नमेंट सरप्राइज्ड, ये देखें आप जरा, गवर्नमेंट सरप्राइज बाय IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस अनएक्सेप्टेबल टैक्टिकल पॉजेज। ओ भाई हमें कुछ बताओ क्या हुआ है, नेतन्याहू किधर है? उसको अगर पता ही नहीं है और फौज ने जो है वो पॉज कर दी गया अमेरिका के कहने पे। अच्छा, वो जनाब ये जो है ये, अच्छा अरब न्यूज 16th, हमास रिस्पॉन्स टू गजा सीज फायर कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस प्लान। वो बाइडन का बिल्कुल, प्रेसिडेंट बाइडन और G7 और जो यहाँ पे एग्रीमेंट्स होते रहे हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की है अमेरिका ने, और जिसमें किसी ने वीटो नहीं किया, और जो उससे पहले जनरल असेंबली में पेश होती रही है, और वो जो पाकिस्तान भी जिसकी हमायत करता है, पूरी दुनिया, रशिया, टर्की, अरब ममालिक, G7 सारे, क्योंकि G7 के इजलास में भी तो यही हुआ है ना आखिर में, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट बाइडन का जो प्लान है उसकी हम हमायत करते हैं। तो बाइडन के प्लान की हमायत करते हैं, तो फिर ये इसराइल को, तो उन्होंने फौज से बात की, सीधा सीधा उन्होंने सीज फायर कर दिया। अब नेतन्याहू साहब अमलन, ये एक तरह से अगर इसको कहा जाए तो ये कू है कि फौज ने उनकी सीज फायर कर दिया, नेतन्याहू को पूछा। अच्छा, नेतन्याहू साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया जब उनको पता चला कि जंगबंदी ये रोक दी है।
और हमास तारीफें कर रहे हैं, हमास वाले। अच्छा, हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे वैसे ही हैं कि ये जंग बंद करो। तो उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया। अब स्टोरी इस तरह बयान हो रही है कि जनाब उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये क्या है, मेरी बात करो फ़ौज के लोगों से। उन्होंने फ़ौज के लोगों से, उन्होंने कहा सर जंग तो जारी है, ये तो वो बात है ना वो जो आपसे हमने जो पहले तय हो रही थी। उन्होंने कहा वो तो तय हो रही थी, जन्नों में डालो, ये सीज फायर क्यों किया है। उन्होंने कहा जी वो ये उसी के मुताबिक है ना जो आप तय कर रहे थे। तो नेतन्याहू जो है वो एक वहाँ पे अजीब व गरीब किस्म का एक माहौल है, और अमलन ऐसा लगता है कि वहाँ पे कू हो गई है। और इसके ऊपर जो है वो अब ज़ाहिर है कि 11 घंटे की वहाँ पे और हमास की तरफ से ये बात सामने आ जाना कि ये जो है उनकी तरफ से हमायत हो जाना इस बात की, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि अब उनको, मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है वहाँ पे। ये जो है ये अल जज़ीरा वालों ने थोड़ी देर पहले ये इसके ऊपर ये एक मैप दिया है, इजराइल्स टैक्टिकल पॉज रेजेस क्वेश्चंस, कि टैक्टिकल पॉज तो है लेकिन सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। ये मैप अगर हम दिखा सकें कि भाई इट विल स्टॉप फाइटिंग अलॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन एड रूट फ्राम ये करम अबू सलेम टू यूरोपियन हॉस्पिटल, सुबह 8 बजे लेके शाम 7 बजे तक फाइटिंग विल कंटिन्यू। अच्छा, इसके इर्द गिर्द क्या लड़ाई होती रहेगी एंड विल बी हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज अनक्लियर, ये अभी तक वाजे नहीं। अल जज़ीरा वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है, मतलब अरब वर्ल्ड में। लेकिन असल बात ये है कि हमास ने ये टैक्टिकल पॉज रूट है, अगर इसको देखें एक टैक्टिकल पॉज रूट है। अच्छा, यहाँ इजिप्ट इसराइल सोल्जर्स किल्ड इन, ये वो जगह है जहाँ पे पिछले दिनों एक लड़ाई हुई थी। और 8 इसराइली सोल्जर्स, ये देखें ना, कसाम ने 8 यहाँ पे मारे हैं, 8 सिपाही फौजी आज मार दिए हैं वहाँ पे। तो ये वो जगह है डॉट। और ऊपर जो नॉर्दर्न गज़ा है वहाँ पर जो है वो यानी 11 इसराइल के फौजी आज मारे गए हैं, और साथ ही ऐलान हो गया है टैक्टिकल पॉज। ये नया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टैक्टिकल पॉज, देखें ह्यूमैनिटेरियन पॉज। अच्छा, दूसरी जो इसमें सबसे जिस बात पे नेतन्याहू समझें कि यानी जो मैं कह रहा हूँ ना, लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि और कोई लफ्ज़ इसके अलावा है नहीं कि उनको पता ही नहीं, वो चीख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ये देखें ना, अनएक्सेप्टेबल। आप दोबारा देखें ये 9th और 10th अगर न्यूज़ दोबारा हम कोट करें जेरूसलम पोस्ट की, यानी ये उनके मिनिस्टर हैं, ये जो बेन गुवेर हैं, ये उनके नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं। वो कह रहे हैं द इवल फूल हु मेड दिस डिसीजन मस्ट रिजाइन। और फौज के सरबराह कह रहे हैं कि औलात रखें आप ज़रा, बस हमने कर लिया फैसला। और नेतन्याहू कह रहे हैं 11 आवर टैक्टिकल पॉज इज अनएक्सेप्टेबल। वो कह रहे हैं आप भी औलात रखें, हमने कर लिया फैसला। अच्छा, तो ये एक तरह से वहाँ पे ये हो गया सारा सिलसिला। इसमें जो दूसरा इशू है जिस पे ज़्यादा नेतन्याहू, मैंने कहा ना कि नेतन्याहू मतलब इररिलेवेंट टोटल मुकम्मल तौर पे, वो ये है कि इसराइल की फ़ौज ने ये कहा है कि ये सारा जो इस प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा इमदाद के मामलात को देखेगी। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा को लाने का मतलब ये, नेतन्याहू तो मानते ही नहीं है ना जी, वो उनका तो बस चले तो अक़वाम मुत्तहिदा का पता नहीं क्या हाल करें वो। ये सारी इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये एड लेकर आएंगी अंदर। तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रही हैं, फ़ौज उनको प्रोटेक्ट करेगी, इसराइल की अलाउ करेगी अंदर। और पॉज हो गया ये सुबह से लेके शाम तक का। अमेरिका ने अपना इसी बहाने, वो पता नहीं मौसम की ख़राबी है क्या, उन्होंने वो जो एक लकड़ी का कुछ बनाया हुआ था उन्होंने पियर, उन्होंने कहा उसको भी हटाओ, यहाँ से हट जाएगी अंदर। तो ये बाइडन साहब के पास इसके बाद पेंटागन के पास कोई रास्ता नहीं था, अमेरिकन के पास या वेस्टर्न मुल्कों के पास, के नेतन्याहू को इस तरह से उसको एक साइड पे करके और डायरेक्ट उन्होंने फौज से बात की। अच्छा, अब ये जो है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि भाई ये नेतन्याहू कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, और वो उन्होंने पॉज करके और फिर अल्लाह खैर से वो बात आगे बढ़ गई। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है, अच्छा फिर ये 20 स्लाइड जो है ना, ये देखें कि उसमें वहाँ पे चूँकि शुमाल में लड़ाई हो रही है, 20 स्लाइड वहाँ का मीडिया पूरा उन्होंने थोड़ी देर पहले इसकी सिचुएशनर लिखा है वहाँ पे कि नेतन्याहू एंड IDF टॉप ब्रास फाइट ओवर गजा सीज फायर। अब ये फौज और नेतन्याहू की लड़ाई हो रही है आपस में,
while spiraling towards total war with हिजबुल्लाह। ठीक है, तो ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ हो रही है और ये जनाब नेतन्याहू और फौज के सरबराहों की लड़ाई हो गई है कि जनाब आपने कैसे 8 फौजी मारे गए हैं, और उसके बाद ये मार्केट कर रहे हैं टोटल विक्ट्री, वो इधर उधर फजूल। ठीक है, लेकिन ये है कि वो फौज ने उनकी अमेरिका ने इशारा किया है और फौज ने ताबेदारी के साथ वहाँ पे, और फौज ऑलरेडी प्रेशर में थी, उनके जगह लोग रिज़ाइन कर रहे थे फौज के, उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग, उनके बाकी लोग रिज़ाइन कर रहे थे। अभी उनके जो गज़ा के कमांडर जो थे, थोड़ी दिन पहले हमने बात की थी कि वो रिज़ाइन कर गए थे कि हम 4 लोगों को छुड़ाने के लिए हमने 274 लोगों को मार दिया। तो ये अब, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो हमास का स्टेटमेंट है कि ये जो है सीज़ फायर ये बिल्कुल उस प्लान के मुताबिक है जो प्लान जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने पेश किया था और अकॉर्डिंगली हो रहा है, और ये अरब मुल्क वगैरह सारे इस पर खड़े। तो ये एक बड़ी अजब डेवलपिंग स्टोरी है जो वहाँ से आ रही है, और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी अंदर एंटर होगी, और जाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए रास्ते खुलेंगे। और आज ये सारा दिन, आज ये इम्प्लीमेंट हो गया, यानी सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक वहाँ पे जंगबंदी, रात को भी क्या बमबारी वगैरह करेंगे वो, तो ये एक तरह से वो उस तरफ सीज़ फायर की तरफ मामला जा रहा है, जंगबंदी की तरफ। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक और बगावत है, बल्कि एक दो और बगावतें हो गई हैं अनएक्सपेक्टेड। आप मेरे ख्याल से वक्फा लें, उसके बाद ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बगावतों ने जन्म ले लिया पिछले 24 घंटों में, जिनकी तवक्कुआत नहीं थी। वक्फा लें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि ईद के बाद सियासत में तेज़ी आने के इम्कानात हैं? ईद के बाद ज़ाहिर है मुख्तलिफ अदालतों के मामलात और मुज़ाकरात और किस तरह से ये तहरीक और जो भी ये सारा देखते हैं कि ईद के बाद क्या होता है। दरमियान में भी ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल है अगर ऐसी होती है तो उस पर बात करेंगे। लेकिन एक तो ये बगावत हो गई, इसको बगावत कहा जाए क्या कहा जाए कि नेतन्याहू को पता ही नहीं है, और वहाँ पे 11 घंटे का टैक्टिकल पॉज या सीज़ फायर, जिसको हमास कह रही है कि ये बाइडन प्लान का हिस्सा है और उन निगोशिएशंस का हिस्सा है जो कि होती रही हैं इस दौरान, उस पर अमल दरामद इसराइल की फ़ौज ने शुरू कर दी है, और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे एड शुरू करेंगी। वो कल से होगी, जब से होगी, लेकिन बहरहाल वो नेतन्याहू साहब उस पर जो है वो इरेलीवेंट हो गए। दूसरी जो एक बात बड़ी अच्छा, दूसरी जो बगावत कहा जाए या उसको थोड़ा सा एक अजीब सी अनाउंसमेंट है, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स में आज एक रिपोर्ट है, और बड़ी वो एक डिटेल इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के ऊपर ना तो अमेरिका ने कोई कमेंट किया है, ना उसके ऊपर चाइना की तरफ से कोई कमेंट आया। चाइना को शायद कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, अमेरिका को भी शायद ऐसी रिपोर्ट है कि अमेरिका को भी शायद उसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है इसे, हमने रब्ता किया सबसे, किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन हमारी सोर्सेज ने हमें बताया कि ऐसा हुआ है। अब ये क्या हुआ है जी? हुआ ये है कि जो यूरोपीय यूनियन की सरबराह हैं उर्सुला वॉन डर लेyen, तो उनकी जो मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, चाइना के जो प्रीमियर हैं, तो उसमें चाइना के प्रीमियर जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट से, और उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक कि हम ताइवान पे हमला नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम ताइवान पे हमला करें, और ये हम अमेरिका के ट्रैप में नहीं आएंगे। अच्छा, अब ये जो बात है ये बड़ी एक यानी जो प्रेसिडेंट शी हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन से ये बात की, तो जाहिर है कि सारे यूरोप में ये बात डिस्कस हुई होगी कि हम जो हैं वो ताइवान पे अटैक नहीं करेंगे। अमेरिका चाहता है कि, और वो प्रोवोक कर रहा है, और वो असला दे रहा है उन्हें, और वो साथ ही वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट हैं और वहाँ पे जो, अच्छा अभी चंद रोज़ पहले ताइवान के जो
नए प्रेसिडेंट आए हैं वो लाई चिंगती, तो ये जो हैं इन्होंने आते ही जो फिर चाइना के बारे में बात की थी, फिर इतने दिन ब्लॉकेट रहा था वहाँ पे चाइना तो वो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये सारा चल रहा है सिलसिला, उसमें प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है, हम सारा जो भी वहाँ पे मामलात हैं वो करेंगे, ताइवान पे हमारी नज़र है, रेड लाइन है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना अभी भी ताइवान खुद जो है वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, जो कि नहीं है, एक वन चाइना पॉलिसी है। तो वो तो लेकिन वो जब अपना नाम इस्तेमाल करते हैं तो हम तो ताइवान कहते हैं ना, वो अभी जो उनके प्रेसिडेंट है वो अपने आप को अभी तक आरओसी वो, जो कि अभी दुनिया में ना इस वक्त ये अगर हम लिस्ट देखें तो 12 मुल्क रह गए हैं टोटल जो कि इसको आरओसी को मानते हैं। ग्वाटेमाला, हेती, और उसके बाद ये पलाओ, मार्शल आइलैंड्स भी शायद ख़त्म कर देंगे थोड़े दिनों में। तो थोड़े से मुल्क रह गए, सेंट किटस, सेंट ल्यूसी, ये जज़ायर हैं कुछ कैरिबियन वगैरह में। इस वातिनी अफ्रीका का मुल्क है वो मानता है। तो ये बस ये रह गया है सारा। लेकिन अब मसला ये है कि अच्छा अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं मानता तो ये कैसे मानेंगे। लेकिन बहरहाल तो अब ये बड़ी अच्छा ये जो वॉर है इस कभी हुई जो कि खुदा न खास्ता कभी ऐसी जंग और छिड़ेगी महास्कुले ताइवान वाला, तो इसके बारे में जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ये 9 जनवरी को जो ब्लूमबर्ग ने इसकी कॉस्ट दी थी वो $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की कॉस्ट होगी अगर ये ताइवान की जंग छिड़ गई। और मैं यहाँ 3rd स्लाइड कोट कर रहा हूँ ब्लूमबर्ग की, 10 ट्रिलियन कॉस्ट ऑफ वॉर ओवर ताइवान। तो ये ताइवान की वॉर जाहिर है कि और वहाँ पर जाहिर है कि 90% जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान से ही आ रहे हैं। तो ये वॉर तो कोई नहीं चाहेगा कि इस वक्त करे। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि प्रीमियर शी ने, और जाहिर है कि चाइना की तरफ से कोई इसके ऊपर बात नहीं आई, उनको ज़रूरत भी नहीं वजाहत करें, ना अमेरिका की तरफ से बात आई है कि भाई वो इस वक्त उनकी एक बातचीत भी चल रही है और ये सारा मामला चल रहा है। लेकिन जो बगावत वाली बात हुई है ना, दूसरी बात वो बड़ी अजीब हुई है। वो ये हुई है कि G7 ममालिक का जो ख़त्म हुआ है इजलास, और उसके बाद सारे लोग गए हैं स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन की समिट भी ख़त्म हो गई, उसमें क्या हुआ है वो बताता हूँ मैं। लेकिन G7 का जो इजलास ख़त्म हुआ जिसमें सारे लोग वापस चले गए, और हमने पहले भी बात की कि सबसे स्टेबल तो उसमें इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वही हैं, सबसे मजबूत मुल्क। अच्छा अब उसमें यह है कि जो G7 है उसमें 3 मुल्क यूरोप के हैं, इटली, फ्रांस और जर्मनी। बाकी तो बाहर से आए हुए हैं ना, बरतानिया तो यूरोपीय यूनियन में नहीं है ब्रेग्जिट के बाद, कनाडा भी नहीं है, जापान भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, ये मुल्क तो नहीं है। तो G7 जब ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा उसमें ये हो गया कि वो 50 बिलियन जो फ्रोज़न अकाउंट्स हैं रशिया के, वो फ्रोज़न अकाउंट्स में से 50 बिलियन यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। ये हो गया, सारा ख़त्म हो गया मामला। लेकिन उसके बाद जो है वो जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं वो आई और उन्होंने कहा कि ये जो 50 बिलियन है ये यूरोपीय यूनियन नहीं देगा, यूरोप का कोई मुल्क नहीं देगा। ये G7 के दूसरे मुल्क जो हैं, जापान, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, उनके पास भी तो पैसे हैं बहुत, जो रशिया के फ्रीज किए हुए हैं। रशिया के जो सबसे ज़्यादा पैसे पड़े हैं वो बेल्जियम के जो सेंट्रल सिक्योरिटी उनकी जो कोई बैंक है या वहाँ पे 190 जो है वो 190 जो बिलियन डॉलर जो यूरोज़, 190 बिलियन यूरोज़ वहाँ पे फ्रीज हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो यूरोप के अंदर से पैसे हम नहीं देंगे, ये बाहर से देंगे। अच्छा अब ये जो रॉयटर्स की है 6th स्लाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है 6th स्लाइड कि जो देखें इससे पहले यूरोपियन कमीशन ने कुछ अर्से पहले ये कहा था, EU के ममालिक ने कहा था कि भाई जो ये 7th स्लाइड में उनकी रिपोर्ट यूरोपियन कमीशन की कि EU लीडर्स एग्री कि 50 बिलियन जो है वो यूक्रेन को दिए जाएंगे 2027 तक। लेकिन जब ये G7 का इजलास हुआ, G7 में उन्होंने असल में G7 में उन्होंने पूरे EU को लपेट लिया। यानी हुआ देखिए एक EU है, उसके अंदर जो है वो G7 के मुल्क बहुत से नहीं है। EU के अंदर जैसे अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, जापान नहीं है,
बरतानिया नहीं है। तो लेकिन G7 ने जो ऐलान किया तो उससे ये इंप्रेशन किया कि शायद ये G7 के जो 2 मुल्क हैं यही पूरे EU की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो उसके बटालियन, मतलब बाकी मुल्क भी तो हैं, जर्मनी है, बाकी मुल्क हैं सारे, तो वो तो G7 में कहाँ से आ गया ये मतलब G7 में जब ये, लेकिन मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो और मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के 3 मुल्कों को छोड़ के, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इनको छोड़ के बाकी मुल्क भी तो है ना। तो इन्होंने जनाब आज ये कह दिया कि वो तो 2 बातें इन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो इन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन पैसा नहीं देगा, ये पैसा जो है ये दूसरे मुल्क देंगे। अच्छा, दूसरी जो बात उन्होंने की वो ये उन्होंने की जिसके ऊपर आज ही के दिन बड़ी बहस हो रही है कि उन्होंने आज जब ये सीज फायर वगैरह, तो उन्होंने ये बयान दिया जो गार्डियन कह रहा है 5 जुलाई, वो कहती हैं कि इसराइल हैज फॉलन इनटू हमास ट्रैप इन गजा वॉर। इसराइल जो है वो हमास के ट्रैप में चला गया और उसका नतीजा जो है वो EU विल, अच्छा फिर ये देखें, EU विल नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू 50 बिलियन लोन एग्रीड एट द समिट। यानी समिट में एग्रीमेंट क्या हुआ है, मतलब उस पर तो जो समिट का लामिया था उसमें तो EU का लिखा हुआ था, तो जी वो कह रही है नहीं, वो EU कहाँ से आ गया G7 के अंदर? G7 में तो 3 मुल्क हैं EU के, बाकी तो नहीं है। तो ये एक मसला है कि वो 50 बिलियन जो है वो कहाँ से जाएंगे। अमेरिका के पास तो सिर्फ 5 बिलियन पड़ा, अमेरिका के पास कहाँ से, अमेरिका के पास इतने नहीं है रशियन एसेट्स, वो कह रहे अमेरिका से देंगे। तो अभी एक रौला पड़ा हुआ है उधर जनाब यूक्रेन के अंदर, ये क्या हो गया, ये एक अजीब सा मामला। दूसरा ये कि जो वो ख़त्म हो गई 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, जो कि जिसमें काफ़ी 80 मुल्क उसमें उनके वफूद शरीक हुए और यूक्रेन अमन माहदे के हवाले से। आखिर में मुश्तरका अलामिया पे फड्डा पड़ गया और मुश्तरका अलामिया जो है उस पर यह तो तय हो गया कि जी अमन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसमें ये जो बात लिखी हुई थी कि जो तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी वाली बात भी बिल्कुल ठीक है यूक्रेन की उसकी, मगर ये जो डाला हुआ था कि वो 4 इलाके जो रशिया के पास हैं और रशिया के प्लान से जो मुतसादिम थे उस पर सऊदी अरेबिया ने साइन नहीं किए, उस पर इंडिया ने साइन नहीं किए, उस पर UAE ने साइन नहीं किए, मुश्तरका अलामिया साइन ही नहीं हो सका, थाईलैंड ने नहीं किया, कई मुल्कों ने उस पर साइन, ने कहा हमें एतराज़ है, तो मुश्तरका अलामिया जारी नहीं हुआ। तो हो गया, लेकिन कई मुल्कों ने साइन नहीं किया उस पर। और साथ ही चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई कि जी रशिया और यूक्रेन को डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी अमन के लिए। तुर्की ने ये वहाँ पे स्टांस लिया कि जी रशिया को यहाँ होना चाहिए था एक, अच्छा जितने मुल्क जा रहे हैं वहाँ पे वो स्पीच करते जा रहे हैं कि भाई दूसरी पार्टी नहीं है तो यहाँ पे पीस, ये कैसे होगा। तो ज़ेलेंस्की साहब ने अपना एक प्लान पेश किया, सारे मुल्कों ने तालियां वालियां बजा दी। मुश्तरका अलामिया में उन्होंने कहा, अच्छा ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं ऑस्ट्रिया, उन्होंने कहा कि हो सकता है एक और समिट हो और फिर अगली जो समिट हो उसमें हम रशिया को भी बुलाएं और फिर इनको आपस में मिटाएं। ऑस्ट्रिया की तरफ से भी बात आ गई कि भाई दूसरी पार्टी जब नहीं है तो पीस एग्रीमेंट कैसे होगा, अमन मुआहदा कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये जो है ये 2-3 छोटी छोटी जो बगावतें बीच में G7 का अलामिया, यूक्रेन का अलामिया, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर जो है वो उनकी फ़ौज ने 11 घंटे के टैक्टिकल सीज फायर, टैक्टिकल पॉज का ऐलान कर दिया है नेतन्याहू को पूछे बगैर। तो इसके ऊपर देखें कि क्या अब कल तक क्या होता है। और वो हमास ने कह दिया है कि हमें कबूल है जी, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि ठीक है ये बिल्कुल उसी प्लान के मुताबिक है जिस पे हमारा एग्रीमेंट पेरिस में हुआ था, बाद में बाइडेन ने किया था, बाद में G7 ने किया, तो हमें ये कबूल है, ठीक है आगे बढ़ें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।